नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना काम कर रहे अरुण उपाध्याय। अरुण उपाध्याय द्वारा वर्ष 2019 में पन्ना के जुगल किशोर मंदिर से एक तिरंगा यात्रा का प्रारंभ किया गया था और यह तिरंगा यात्रा कई जिलों से होते हुए जम्मू कश्मीर के लाल चौक तक पहुंची थी। लाल चौक में इनके द्वारा तिरंगा यात्रा समाप्त की गई और वहां पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा ध्वज फहराया गया था। हालांकि बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इस तिरंगा यात्रा की काफ़ी लोगों ने चर्चा भी की थी। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हम अरुण उपाध्याय जी से कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अरुण उपाध्याय जी, आपका हमारे बुंदेली भास्कर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले हमारा एक सवाल है कि आपने राजनीतिक क्षेत्र में जो जनता के बीच में अपना कदम रखा है, हमने कोरोना काल में भी आपको देखा था कि आपने जनता के बीच पहुंचकर इस महामारी में काफ़ी जनता की मदद की थी और समय समय पर जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने प्रयास भी करवाए थे। तो आप अपना राजनीतिक गुरु आखिर किसे मानते हैं? देखिए, मैंने जो शुरुआत की है, जब मैं बमीठा के एक छोटे से गांव से निकल के छतरपुर पढ़ने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया था। तो चूँकि मुझे लगा कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो देश में छात्रों की सही मुद्दों को लेकर छात्रों को सही दिशा देने का काम करता है, क्योंकि छात्र आज का छात्र कल का नागरिक होता है। और मैंने उस समय आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर प्राप्त किया और इसलिए मेरे प्रथम गुरु यदि कोई हैं तो हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब हैं, जो समय के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनके क्षेत्रीय संगठन मंत्री कार्यकाल में मुझे भी संगठन मंत्री के रूप में विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मेरे गुरु आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, थे और रहेंगे हमेशा। तो अरुण उपाध्याय जी, आप अपना राजनीतिक गुरु विष्णुदत्त शर्मा जी को मानते हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ खजुराहो संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में सांसद भी हैं। लेकिन हमने देखा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में कोई पद नहीं मिला है, क्योंकि आप उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आपने काफ़ी राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्य भी किए हैं, लेकिन छतरपुर जिले की जो राजनीति की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको कोई पद ना मिलने से क्या इसका कयास लगाया जा सकता है? देखिए, कोई कयास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के रूप में होती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसको लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे पिताजी ने भी जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा और समर्पण के माध्यम से काम किया है और वो एक सरकारी पद में रहते हुए आपातकाल के समय कांग्रेस के उस समय के दबाव प्रताड़ना के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उस समय संघियों को कहा जाता है एक जनसंघी महाभंगी। इस तरीके के नारे जो इस कांग्रेसियों के द्वारा लगाए जा सकते हैं, विषम परिस्थिति में मेरे परिवार ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के लिए काम किया और जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से लेकर के आज तक ये मेरी दूसरी पीढ़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होना ही एक सौभाग्य का विषय है, एक गौरवान्वित महसूस करने वाला विषय है। और दूसरा जो आपने कहा कि पद और जिम्मेदारी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष सांसद है, उनका विषय है किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है, किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग हो सकता है। ये अपने चर्चा का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में तय होता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। और ये आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विषय है कहाँ अरुण उपाध्याय का उपयोग करना है। जहां उनको लगेगा कि अरुण उपाध्याय का उपयोग करना है, अरुण उपाध्याय पहले भी संगठन में विस्तारक के नाते भोपाल, भोजपुर, अन्य जगह काम कर चुका है और अब उनको जहां लगेगा संगठन के लिए अरुण उपाध्याय पूर्ण रूप से समर्पित कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे रोम रोम में बसती है। चलिए, भाई, तो भारतीय जनता पार्टी वाली बात हो गई। आपने कहा कि रोम रोम में बसती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। एक बात और थी अरुण जी, आपने विधानसभा विस्तारक के रूप की जो अभी चर्चा की है, तो आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपने किस किस जिलों में, किस किस विधानसभाओं में आपने विधानसभा विस्तारक के रूप में कार्य किया है? मैंने सबसे पहले बताया, जैसे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस राजनगर ब्लॉक के संयोजक के नाते काम किया। फिर विद्यार्थी परिषद में मुझे प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया।
फिर विद्यार्थी परिषद में आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी के मार्गदर्शन में मैंने सागर में संगठन मंत्री के नाते अपनी शुरुआत की। सागर में नगर संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री और विभाग का संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री थे, तो उनके मार्गदर्शन में मुझे विस्तारक के नाते कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने पृथ्वीपुर भोजपुर में उस समय के तत्कालीन मंत्री आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी के विधानसभा में विस्तारक के नाते काम करने का अवसर प्राप्त सौभाग्य मिला। उसके बाद मुझे लोकसभा के अंदर एक ऐसी लोकसभा राजधानी भोपाल के अंदर जहां साध्वी प्रज्ञा जी जो हिंदुत्व के चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ रही थी, मैं अपने आप को जीवन भर गौरवान्वित महसूस करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जिंदगी भर एहसानमंद और शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे उस लोकसभा के अंदर कार्य करने का अवसर दिया और इसका मैं मानता हूं कि बहुत ही गौरव के क्षण थे जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और मैंने लोकसभा विस्तारक के नाते भोपाल में काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया वो जीवन भर ऐतिहासिक क्षण मेरे मन को प्रफुल्लित करते रहेंगे। एक बात और थी अरुण जी, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं इस संबंध में। आप क्योंकि मूल रूप से राजनगर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आपको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं? क्या आपको कभी भी राजनगर विधानसभा क्षेत्र में काम करने में और अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में क्या कोई पार्टी के अंदर से कोई ऐसी आपके खिलाफ विरोधी गतिविधियां तो नहीं चल रही है? क्या कुछ आप इसमें कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक रूपता के साथ, एक भाव को लेकर के और सामूहिकता के साथ कार्य करने वाले लोग हैं। पार्टी के अंदर कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी के अंदर कहीं कोई किसी के अंदर ऐसे मतभेद नहीं है। मनभेद हो सकते हैं किसी विषय को लेकर के, किसी भी व्यक्ति के एक दूसरे के मन मुटाव हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति एक विचार को लेकर के दो राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग एक राय होकर के काम करते हैं। और निश्चित तौर पर आगे आप देखेंगे 2023 में इस विधानसभा के अंदर जैसे पूरे देश में भगवा लहर चल रही है, इस विधानसभा के अंदर भी भगवामय लहर चलेगी। ये विधानसभा हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। ये विधानसभा अरुण उपाध्याय के कारण नहीं जीतेंगे, ये विधानसभा इस राजनगर क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की मेहनत के कारण, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की मेहनत के कारण, मतदाताओं के विश्वास के कारण और आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी हमारे क्षेत्र के सांसद है। सौभाग्य का विषय हमारे क्षेत्र के अंदर, और उनके नेतृत्व के कारण विधानसभा हम जीतेंगे। 23 में भारतीय जनता पार्टी का पताका इस विधानसभा के अंदर लहराएगा। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई ऐसे कारण नहीं है। आप मैं समझ रहा हूँ आप क्यों का ये बात आपके मन में आई कि अरुण उपाध्याय जी को जिम्मेदारी नहीं मिली, तो बहुत सारे लोगों में चर्चा का विषय है। लेकिन अरुण उपाध्याय एक निमित्त मात्र है। अरुण उपाध्याय की औकात क्या है भाजपा के सामने? अरुण उपाध्याय जीरो है। मैं पहले भी कहा मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते कार्य कर रहा हूँ। मुझसे जितना बनेगा और जितना भारतीय जनता पार्टी को जहां मेरा उपयोग करना होगा वो करेगी। इस विधानसभा में हम सब मिलकर के जीतेंगे। 23 में भारतीय जनता पार्टी जीत करके और भाजपा के मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में राजनगर विधानसभा अपनी भूमिका अदा करेगी। चलिए, ये तो हो गई खैर राजनगर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा। अब हम अपने जनता को आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में आपके ही मुंह से हम सुनवाना चाहते हैं। आपने जो तिरंगा यात्रा वर्ष 2019 में प्रारंभ की थी, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या था? पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने जो तिरंगा यात्रा प्रारंभ की थी, आपको कैसे लोगों को एकजुट करने में क्या मेहनत करनी पड़ी, लोगों को क्या समझाया आपने, कैसे लोग आपके साथ में इकट्ठे हुए, इस मामले पर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो, पहले आपने कहा तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या था। जब मैं लोकसभा में भोपाल विस्तारक के नाते कार्य कर रहा था, चुनाव संपन्न हुआ, तो हमारे एक साथी और ब्रजेश जी और ऐसे हमारे साथी थे उस समय के अंकिता जी, शुभम जी, संचित जी, राहुल जी और भूपेंद्र राय जी, ऐसे बहुत सारे साथी थे, रानू चौरसिया जी, बहुत सारे लोग थे। ऐसे बैठ कर के जब चर्चा हुई कि अब देश के अंदर मोदी जी का प्रचंड बहुमत फिर से आया है, तो हमने कहा कि अब ऐसे जगह चलना चाहिए जहाँ पे कई बार भारत मुर्दाबाद, भारत इस तरह की गतिविधियों की बात होती थी। तो हमने कहा वहाँ जाकर के हमें बुंदेलखंड का तिरंगा लहराना है। तो हमने तय किया कि बुंदेलखंड स्वाभिमान तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग पन्ना के जुगल किशोर मंदिर से पद यात्रा करते हुए बीना तक पहुँचे, बीना से ट्रेन के माध्यम से लाल चौक पर पहुँचे। लाल चौक पर हमने जब तिरंगा फहराया तो वहाँ गिरफ्तारी हुई, लेकिन सौभाग्य था हम लोगों का मतलब ये कह लो कि अब लक था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर थी, इसलिए आज अरुण उपाध्याय आपके सामने बैठा हुआ है। यदि दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार देश के अंदर होती और हम तिरंगा फहराने गए होते तो अरुण उपाध्याय जिंदा आप लोगों के बीच में नहीं बैठा होता। आज आप सब लोग अरुण उपाध्याय की या तो श्रद्धांजलि मना रहे होते या पुण्यतिथि मना रहे होते।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कारण हमने वहाँ तिरंगा फहरा पाया सरकार के कारण, और आज हम यहाँ सुरक्षित आपके साथ बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि कैसे लोगों को जोड़ा, कैसे भीड़ इकट्ठी हुई, तो आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है इसका। जब हम कोई अच्छे उद्देश्य को लेकर के निकलते हैं तो अकेले चलते हैं, कारवा अपने आप जुटता चला जाता है, भीड़ अपने आप बनती चली जाती है। हमारा उद्देश्य राष्ट्रभक्ति का था, हमारा उद्देश्य भारत माता की जय का था, हमारा उद्देश्य वंदे मातरम के गान को लाल चौक पर जाकर के तिरंगे को फहरा करके बुंदेलखंड के मान को बढ़ाने का था। क्योंकि बुंदेलखंड मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मैंने सागर के अंदर भी काम किया, मैंने दमोह के अंदर भी काम किया, मैंने टीकमगढ़ जिले के अंदर भी काम किया, मैंने पन्ना में भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से काम करने का प्रयास किया। तो पूरे बुंदेलखंड में मेरा संपर्क है। और मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, जब मैं तिरंगा यात्रा लेकर के निकला, जो मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा मुझे गली गली में लोगों के हुजूम मिले। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने माला पहनाए, किसी बालिकाओं ने, बच्चों ने स्कूल लाइन में खड़े हो गए, कई गांव के बूढ़े 80-70 साल के लोग कलश लेकर के खड़े हो गए। ये वास्तव में अपने आप में एक गौरव का महसूस करने की अनुभूति होती थी कि इतना बड़ा जनसैलाब कैसे निकल के आ गया इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। जबकि अरुणोपाध्याय एक छोटा सा व्यक्ति था, बमीठा गाँव का रहने वाला था। बुंदेलखंड के अंदर इतना जो प्रेम मुझे इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से मिला, मैं बुंदेलखंड का जीवन भर ऋणी रहूंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे तिरंगा यात्रा में सहयोग और समर्थन किया है, वो मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए वंदनीय है। पूरा बुंदेलखंड मेरे लिए हमेशा पूजनीय वंदनीय रहेगा। मैं पूरे बुंदेलखंड का ऋणी हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस विधानसभा का रहने वाला हूँ, राजनगर क्षेत्र के अंदर, जिसमें मेरे पिताजी ने इस राजनगर क्षेत्र के अंदर अपने खून पसीने से इस विधानसभा को सींचा है। उनके और भी साथी उस समय हुआ करते थे, ऐसे गिने चुने लोग। जब जनसंघ हुआ करती तब हुआ करते थे। अर्जुन सिंह का उस समय तहलका चलता था, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब कई प्रकार के केस भी लगे, पिताजी के ऊपर प्रताड़ना भी हुई, उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। ऐसी कई सारी घटनाएं उनके साथ हुई। और हमेशा एक चीज़ मैं अपने पिताजी की काबिल तारीफ मानता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ। हमेशा उन्होंने सामंतियों का सामना किया, क्योंकि बुंदेलखंड सामंतशाहियों से घिरा रहा है। जब गंगवाहा में वो चुनाव लड़ते थे तो उस समय के सामंतशाही हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ सबको सब पता है कि किन का सामंत चलता था। वो कहते थे गोली मार देंगे, चुनाव लड़ेंगे। हमारे पिताजी कहते थे चुनाव लड़ लेते तो उसके बाद आप गोली मार लेना। लास्ट में हमारे पिताजी, उनके साथ वो घटनाएं घटती थी जो वो दोहराते थे। हमारे पिताजी सरपंच बनते थे। अभी जनपद का एक चुनाव आपने देखा होगा पिछले साल का, जो अभी चल रहा है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि यहाँ किसी को फार्म नहीं डालने दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। जब उस जनपद क्षेत्र के अंदर कोई फार्म डालने को नहीं मिला, तब मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था सागर के अंदर। तो हमारे पिताजी के मन में ये आया कि यार बताओ, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में स्थिति उत्पन्न हो रही है, सामंतशाही हावी हो रहा है, तो हमारे क्षेत्र की जनता के साथ, हमारे इस व्यापारी वर्ग के साथ, हमारे भले भोले मनुष्यों के साथ क्या स्थिति बनेगी। तो हमारे पिताजी ने तय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पर चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ने गए, वहाँ लोगों ने घेरा, फार्म छुड़ाया, फार्म फटा, लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। पर पिताजी को किसी ने कहा कि आपको गोली मार देंगे। मेरे पिताजी के जो शब्द थे उस समय के, मुझे आज भी दिल को छू जाते हैं। बोले सरकार फार्म भर लेने तो राजा हमें, उसके बाद आप जाके गोली मार लेना। लास्ट में ईश्वर की कृपा देखो कि महोदय ने अपना फार्म वापस लिया, वो भी एक दरिया दिल इंसान बाद में बन गए। और लास्ट में मुझे लगता है कि आप जनता के साथ पूरी तन्मयता के साथ, तटस्थता के साथ खड़े हो जाओ। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, लोगों में क्या चर्चा होती है इसकी परवाह आप बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जब आप कोई अच्छा काम करने शुरू करने निकलते हैं तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल। और जब आप अपने काम में थोड़ा सा सफल होने लगते हो तो वही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल। और जब आप पूर्ण रूप से सफल होकर के निखर करके आ जाओगे मजबूत स्थिति में, तो वही लोग आपके पीछे जिंदाबाद करते हुए नजर आएंगे। इसलिए लोग वही हैं, 3 प्रकार की उनकी मेंटलिटी होती है। इसलिए मत पढ़ो कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हमें विश्वास है जब हम सफल होंगे तो वही लोग जिंदाबाद करते हुए पीछे नजर आएंगे। तब उनको ये सोचना है कि राजनीतिक क्षेत्र में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई व्यक्ति लीड कर रहा है, कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, तो जो भी काम कर रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, एक विधानसभा हो या जिला हो या प्रदेश हो, उसमें 3-4 लोग 5 लोग काम करने वाले होते हैं, मांगने वाले सब होते हैं। मुझे लगता है कि आप किसी व्यक्ति के न बन करके, किसी व्यक्ति के साथ न जुड़ करके दल से जुड़िए, राजनीतिक विचार, राजनीतिक क्षेत्र के उस दल के विचारधारा से जुड़िए। आप व्यक्तिवादी ना बन करके राष्ट्रवादी और विचारवादी और पार्टीवादी बनिए। पार्टीवादी बनेंगे आपका भला होगा, क्षेत्र का विकास होगा और पार्टी की जय जयकार होगी। आप व्यक्तिवादी बनेंगे, व्यक्ति में विकार आ सकते हैं, मेरे अंदर भी आ सकते हैं विकार, आपके अंदर भी आ सकते हैं। व्यक्ति के अंदर विकार आना संभव है,
लेकिन राष्ट्र विचारधारा को लेकर के आप काम करेंगे, पार्टी के विचारों को लेकर के काम करेंगे, आपके अंदर कभी विकार नहीं आएंगे, आपके अंदर कभी नकारात्मकता बात नहीं आएगी, आपके अंदर कभी भी उदासीनता नहीं आएगी। तो ये तो खैर आपने बहुत अच्छे जीवन के भी मंत्र बताए हैं जो लोगों को पॉजिटिव सोच की ओर ले जाते हैं। एक चीज़ और है, हम लोगों ने एक बात अभी वर्तमान में सुनने में आ रही है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर मंडल में आपके द्वारा तिरंगा यात्रा को फिर से निकालने की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और शायद इसका प्रोग्राम भी पूरा फिक्स हो चुका है। तो ये तिरंगा यात्रा जो है आपकी, ये कब से प्रारंभ होगी, कहाँ से ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी और कहाँ जाकर, और यह तिरंगा यात्रा कहाँ समाप्त होगी, किस तारीख को समाप्त होगी, कृपया इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने जो सीखा है अपने आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जब काम किया, मार्गदर्शन में उनके काम किया, तो उनसे ही सीख रहा हूँ, आज भी उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। तो हमने तय किया कि आज पूरे देश के अंदर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, तो क्यों ना हम अपने इस विधानसभा, अपने इस राजनगर क्षेत्र, इस लवकुश नगर मंडल में जो राष्ट्रभक्ति की अलग इस मंडल में जगती है, क्योंकि यहाँ के लोग आप जानते हैं बड़े तेजस्वी ओजस्वी होते हैं, अपने आप में ऊर्जा भरी होती है उनके अंदर, लवकुश नगर क्षेत्र के लोगों के अंदर। क्योंकि लवकुश नगर से मेरा गहरा जुड़ाव भी है, मेरे भाई डॉक्टर अरविंद उपाध्याय जनपद सदस्य हैं, उन्होंने इस लवकुश नगर क्षेत्र के अंदर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। मैं बचपन में यहाँ रहा हूँ और खेला हूँ, मेरी 3-3, 4-4 बहनें लवकुश नगर क्षेत्र के अंदर ब्याही हैं, तो इस लवकुश नगर से मेरा गहरा नाता है। तो मैंने तय किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों ना मैं लवकुश नगर क्षेत्र से मना करके और भारत माता के तिरंगे को लवकुश नगर के ऐसे अधिकतर गांव में लेकर के जाऊं और भारत माता की जय हर गांव वालों से बुलवाऊं, जिससे इस लवकुश नगर क्षेत्र के अंदर एक अलग वातावरण बने, राष्ट्रभक्ति का एक जागरण हो, और जिनके कारण आज आज़ादी हमें मिली है, जिन्होंने अपना खून लहू बहा करके, अपने शीश कटा करके जिनके कारण आज़ादी मिली है, आज बड़ा दुर्भाग्य कि हम उनको भूलते जा रहे हैं। हमें कैटरीना कैफ याद रहती है, हमें सलमान खान याद रहते हैं, हमें आमिर खान याद रहते हैं, लेकिन हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, ऐसे कितने महापुरुष हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, या हमें समय नहीं मिलता है, हम उनको देखना नहीं चाहते हैं, हम उनको सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कैटरीना कैफ को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य, इसलिए उस विचारधारा को कैसे हम लाए लोगों के बीच में, लोगों के बीच में कैसे बनाए कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कोई खैरात में मिली हुई नहीं मना रहे हैं, हम कोई तिजोरी में रखी हुई नहीं मिल गई हमें। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं, हम जैसे उस समय के 20-20 साल के युवाओं ने अपनी परिवार की चिंता नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी खुद की परवाह नहीं की, अंग्रेजों की लाखों करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो अलग ज्वाला उनके दिल के अंदर जल रही थी कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना है, स्वतंत्र भारत का नागरिक बनना है, उन राष्ट्रभक्तों को याद करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं गांव-गांव जाकर के, इसलिए मैंने उसमें एक शब्द और जोड़ा है तिरंगा यात्रा में, ग्राम दर्शन एवं तिरंगा यात्रा। मैं गांव के दर्शन करूंगा और तिरंगा को ले जा करके ग्रामीणों से आह्वान करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप ये आपके रियल हीरो नहीं है जो फिल्म में सलमान खान, आमिर खान, फला खान, रना खान चलते हैं। आपके रियल हीरो वो है जिनके कारण हम आज आज़ाद भारत के नागरिक कहलाते हैं। उनको याद करने की आवश्यकता है, हमें अपने बच्चों को तालीम देने की आवश्यकता है कि हमें बनना है तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे के चरित्र को अपना करके उनके जैसा चरित्रवान बनना है, ना कि फिल्मी दुनिया में नाटक नौटंकी करने वाले के लोगों के जैसा चरित्रवान बनना है। इसलिए मेरे तिरंगा यात्रा का मूल उद्देश्य पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्ति की अलग गाँव में जगाना है, भारत माता का नारा पूरे गांव-गांव के अंदर बुलंद करना है, वंदे मातरम के गान को गांव-गांव में गवाना है, मजबूत करना है, और तिरंगे को हर एक व्यक्ति सलाम करे, तिरंगे को हर एक व्यक्ति सैल्यूट करे। इस उद्देश्य को लेकर के, भारत माता की जय को लेकर के मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जीवन में मुझे जो भी खोना पड़ेगा मैं वो खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत माता की शान आन बान के लिए काम करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसी कई तिरंगा यात्रा और भारत माता की आरतियां मैं इस क्षेत्र के अंदर गांव-गांव में जाकर के करूंगा। जिसको जो लगे लगने दो, जिसको बुरा लगे लगने दो, जिसको अच्छा लगे लगने दो। मेरे साथ एक खड़ा होगा भारत माता की आरती के लिए, उसका स्वागत है, वो भारत माता का सच्चा भक्त होगा। क्योंकि गैर राजनीतिक यात्रा है, इसलिए मैं सभी दलों से आह्वान करता हूँ, सभी सामाजिक क्षेत्रों के व्यक्तियों से आह्वान करता हूँ, सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों से आह्वान करता हूँ, एवं इस क्षेत्र के लवकुश नगर के
हर एक व्यक्ति से आह्वान करता हूँ जिसके अंदर भारत माँ रोम में बसती है, जिसके खून में भारत में बसता है, वो हर व्यक्ति उस तिरंगा यात्रा में 21 मार्च से 23 मार्च तक की तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। हरिद्वार से प्रारंभ होगी, अटकुआ या संजय नगर में इसका समापन होगा। आप सब लोग इसमें आमंत्रित है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। यदि आपके अंदर भारत बसता है, आपके अंदर भारत माता के प्रति एक सोच है, भारत माता के प्रति जय करने के लिए आपके अंदर एक आग है, तो आप आइए, आपका स्वागत उस तिरंगा यात्रा में। आप गुलामी को छोड़ करके, आप चापलूसता को छोड़ करके राष्ट्र की आराधना करिए, आप भारत माता की जय करिए। और जिसके अंदर भारत माँ बसती होगी, जिसके अंदर वंदे मातरम बसता होगा, जिसके अंदर तिरंगा बसता होगा, वो निश्चित तौर पर उस यात्रा में आएगा, उस यात्रा की तारीफ करेगा। जिसके अंदर नहीं बसता होगा, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, हम अपना काम करेंगे। एक आखिरी सवाल हमारा आपसे था। आपने देशभक्ति की भावना की काफ़ी चर्चाएं की हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 योजनाएं महत्वपूर्ण चलाई गई हैं, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना। ज़्यादातर देखा गया है कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी शिकायतें आती हैं कि कई पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिला है। दूसरी बात, हमारी टीम द्वारा कई ऐसी खबरें चलाई गई हैं और मौके पर जाकर देखा है, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन योजना का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। पैसा तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन धरातल पर उसका कोई वास्तविक रूप दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में क्या आप क्षेत्रीय सांसद से या भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते और राजनगर विधानसभा क्षेत्र के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इस हमारे प्रधानमंत्री के इन 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल पर वास्तविक क्रियान्वयन हो, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करवाएंगे? मेरा देखो शुद्ध रूप से एक बिल्कुल बिना किसी राग लपेट के कहना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात मेहनत करते हैं देश को आगे बढ़ाने में। यदि कोई उनकी महत्वपूर्ण योजनाओं पे कुठाराघात कर रहा है या लीपापोती कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वो अपराधी नहीं, वो समझ के वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं तो कहूँगा इस राक्षसों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इन नागरिकों को भी इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आगे आना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए निश्चित तौर पे। यदि आप मुझे कोई विषय ले आएंगे संज्ञान में तो मानिए नागरिक तो आवाज उठा रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे शासकीय महकमे द्वारा इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। आप मुझे बताइएगा, मैं माननीय सांसद महोदय जी के संज्ञान में विषय लाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सांसद महोदय इस तरीके की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनहितैषी योजनाएं हैं, जन जन से जुड़ी योजनाएं हैं। माननीय मोदी जी जन जन की चिंता करके काम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी भी, हमारे BD शर्मा जी जन जन की चिंता को लेकर काम कर रहे हैं। जब भी उनका दौरा हो आप मुझे बताइए, सामने के सामने में कार्रवाई करने के लिए उनसे आग्रह करूंगा। निश्चित तौर पे वो करेंगे यदि ऐसा भ्रष्टाचार है तो, क्योंकि तो जन जन के लिए समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है। उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राष्ट्र की आराधना में लगा दिया। 50 वर्ष की आयु उन्होंने अपने जीवन की राष्ट्र आराधना में समर्पित कर दी, भारत माता की जय के लिए समर्पित कर दी। वो तो एक राष्ट्र पुरुष है, युग पुरुष है आदरणीय BD शर्मा जी। ऐसा युग पुरुष होना और इस क्षेत्र को सांसद मिलना बड़ा गौरव की बात है। इस हर गौरव के क्षण को, हर एक व्यक्ति को इस स्वर्णिम अवसर को भुनाने की आवश्यकता है। उनका जितना उपयोग इस क्षेत्र के लिए हो सकता है करने की आवश्यकता है। छोटी बातें होंगी, हम लोगों के राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के स्थानीय स्तर पर मनमुटाव होगा। छोटे छोटे मनमुटाव को भूल करके जब बड़ा काम किया जाता है तो हमें लगता है कि उस युग पुरुष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का इस क्षेत्र के लोगों को नकारात्मकता के भाव को छोड़ करके जितना उपयोग इस क्षेत्र के विकास में कर सके करना चाहिए। हम सब मिल करके करेंगे भी। आप बताइएगा, मैं निश्चित तौर पे आपके सामने इस विषय को रखूंगा, वो निश्चित कार्रवाई करेंगे। चलिए, खैर अरुण जी, आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है और लेकिन हमारे इस बुंदेली भास्कर के कार्यक्रम में समय का थोड़ा अभाव रहता है, एक सीमा तय होती है। तो आज हमारे बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप देख रहे थे राजनगर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरुण उपाध्याय। साथ ही हम आपको जानकारी दें, आप एडवोकेट भी हैं, आपने LLB और LLM की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से इन्होंने क्या क्या कहा है वो आप लोगों ने सुना है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें बुंदेली भास्कर पर। नमस्कार।